बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन्स क्या है। जीन्स हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए के पीसेज हैं, या ये कह लें क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स, जो कि क्या करती हैं, किसी भी स्पेसिफिक करैक्टर्स को या फिर स्पेसिफिक ट्रेट्स को जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आइज़ का कलर, हमारी बॉडी का कलर, पिगमेंटेशन, प्रोटीन्स, एंजाइम, स्किन का कलर, हर चीज़, इवन हमारी हाइट, हमारे बालों की शेप किस तरह की है, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, वट एवर द कैटेगरीज, हमारी हाइट कितनी है, नॉर्मल है, लंबे हैं, छोटे हैं, ईच एंड एवरी करेक्टर, ईच एंड एवरी ट्रेट कौन कैरी कर रहा होता है, वो जीन्स कैरी कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें किस तरह से बनती हैं, दे कैरी इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है इन चीज़ों को बनाने के लिए, ये जीन्स से आती है। ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। और ये किस तरह से बनता है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे जीन्स मौजूद होती हैं जो इस प्रॉपर हार्मोन की, इंसुलिन की क्या करवा रही होती हैं, प्रोडक्शन करवा रही होती हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है जो हमारी बॉडी में बन रही है उसको पीछे से कोड कौन कर रहा है, जीन्स कोड कर रही हैं। वाई देयर इज़ नीड ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। अब जीन की सीक्वेंस मालूम करना क्यों ज़रूरी है। हम टॉपिक कौन सा पढ़े हैं, जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग क्या है ये भी हम अभी देखते हैं कि जीन सीक्वेंसिंग क्या है, लेकिन ये काम करना क्यों ज़रूरी है। जब हम जीन्स के सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर जीन के, जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ट्रेट की फॉर्मेशन कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जब हम उसके सीक्वेंस से जान जाते हैं उस खास जीन के, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या ये म्यूटेड तो नहीं, ये डिफेक्टेड तो नहीं, ये जीन डिफेक्टेड तो नहीं, इसमें कोई चेंज तो नहीं, ईदर इट इज़ म्यूटेड और नॉट, और वी कैन चेंज द अनहेल्दी जीन विद हेल्दी वन बाय अप्लाइंग द टेक्निक जीन थेरेपी। आपने जीन थेरेपी टर्म का नाम पहले भी सुना होगा, जिसमें डिफेक्टिव जीन को डायग्नोस करके निकाल के ना उसको फाइंड करके उसकी जगह पे हम डायग्नोस, वैसे हम डिसीज़ को करते हैं, यहाँ पे आपने टर्म यूज़ करनी है कि हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, हेल्दी जीन के साथ, या डिफेक्टेड ना निकाल के उसकी जगह हम इफेक्टिव जीन जो है या फ्रूटफुल जीन जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। और ये हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें पर्टिकुलर जीन्स के सीक्वेंस मालूम होंगे। व्हाट इज़ जीन सीक्वेंस, टू फाइंड द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आपको पता है कोई भी जीन है उसको बनाने के लिए उसके स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमें वो मालूम हो जाएंगे, करना हमने ये काम क्यों है, जीन सीक्वेंसिंग हम क्यों करते हैं, अभी बताया है, देखने के लिए कि कोई जीन म्यूटेड तो नहीं, या वो म्यूटेशन कॉज तो नहीं कर रहा, प्रॉब्लम कॉज तो नहीं कर रहा, ये वो फ्रूटफुल अगर है तो फिर तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो डिफेक्टेड है, अगर वो अनहेल्दी है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, जीन थेरेपी टेक्निक की मदद से उसको निकाल लेते हैं और उसकी जगह दूसरा जीन जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये, इसी को लेके चलते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे, यहाँ पे हमारे पास इस लोकस पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऐसा जीन मौजूद था जिसकी किसकी प्रोडक्शन करवा रहा था, इंसुलिन की। अब आपको पता है यही क्रोमोसोम है, इसी पे बाकी जीन्स भी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने इसी को यहाँ से फाइंड करके तो निकालना है ना, क्योंकि फॉल्ट इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसकी जगह किसी और को निकाल देते, आप इसको किस तरह से रिप्लेस करेंगे जब आप इसको इसके सीक्वेंस मालूम होंगे। अब वो कहता है आप इन सीक्वेंस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दो मेथड है इसके लिए, एक है आपके पास मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ठीक है, इसमें सिंपल आपने क्या करना है, जीन्स लेने हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम की मदद से कट करना है। कट करने के बाद आपके पास वो डीएनए या उस रिलेटेड जीन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। फ्रेगमेंट्स के बाद आपने वो कल की तरह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में ले जाके इन फ्रेगमेंट्स को आपने क्या करना है, वहाँ पे जब आपने पोर करना है सैंपल को अपने को, तो क्या होगा, जो शॉर्टर लेंथ वाले होंगे वो पॉजिटिव की तरफ, और जो लार्जर लेंथ वाले होंगे वो आपके पास नेगेटिव की तरफ इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, जो शॉर्टर लेंथ वाले होंगे आप उनको पहले लिख लेंगे, और जो लॉन्गर लेंथ वाले होंगे उनको बाद में, एंड सो ऑन। लेकिन ये मेथड इतना इफेक्टिव नहीं था। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड यूज़ किया गया, दैट इज़ द सेंगर मेथड। सेंगर मेथड में आपके पास डीऑक्सी मेथड भी इसको बोलते हैं, और इसमें आप करते क्या है, ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए के केस में आपको पता है राइबो शुगर है, और इसके कार्बन नंबर 1 पे आपके पास एडेनिन है, कोई भी लग सकती है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायामिन। डीएनए के केस में आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो कौन सी होती हैं, एडेनिन, थायामिन, गवानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगी, और कार्बन नंबर यहाँ पे आपके पास 5 पे 3 फास्फेट आयन जो है वो अटैच हुए होंगे। डीएनए के केस में आपको पता है यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होती, दैट्स वाई हम उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी, यानी कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा, डाई डीऑक्सी मेथड में कार्बन नंबर 3 पे भी ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी दोनों पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। डाई दो, डीऑक्सी डी ना होना, ऑक्सी ऑक्सीजन का, इन दोनों के ऊपर कार्बन नंबर 2 और 3 दोनों के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये आपने ले लेना। आप रिक्वायरमेंट्स क्या है, 4 आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है इस मेथड को करने के लिए, सेंगर मेथड के लिए 4 आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस तरह से आपने 4 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। फिर उसमें आपने टैग पॉलीमरेज ऐड करने हैं, टैग बफर ऐड करने हैं, प्राइमर ऐड करने हैं, क्योंकि आपने पीसीआर में ये काम करना है ना, तो पीसीआर की रिक्वायरमेंट्स यही थी सारी आपके पास। हाँ, एक चीज़ आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी है, ये DNTPs आपको पता है, DATP एडेनिन ट्राईफास्फेट, साइटोसिन ट्राईफास्फेट, गवानिन ट्राईफास्फेट और थायामिन ट्राईफास्फेट की आपने जो है ये सारा कुछ इसके अंदर डाल लेना। ठीक है, वन थिंग दैट वी यूज़ एडिशनल इन दिस मेथड, इन दिस सेंगर मेथड, दैट इज़ 1% डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, ये आपने यूज़ कर लेना। अब सब फ्लास्क में आपने अपना ये सारा सैंपल डालने के बाद आपने हर फ्लास्क में 1% ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फास्फेट ऐड कर लेने। ठीक है, उसके बाद आपने इसको पीसीआर में लगा देना। पीसीआर में आपको पता है एम्प्लीफिकेशन होगी, एम्प्लीफिकेशन होने के बाद अब हमने देखना क्या होता है। अच्छा, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं सेंगर मेथड में, ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये यूज़ करने का पर्पस क्या है। देखें, यहाँ पे अगर आपके पास है, अगर आप डीएनए का न्यूक्लियोटाइड मतलब अगर आप लेंगे सिंपली, तो डीएनए के केस में जब आप ये न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगी ना, तो ये आगे किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलके तो ये स्टर बॉन्ड बना देगी। ठीक है, हम ये इसलिए डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं इस मेथड में, ताकि ये फर्दर किसी न्यूक्लियोटाइड को अपने साथ ना अटैच कर सके। ये 1% ऐड करने का पर्पज़ भी यही है। अब होगा क्या, जब हम पीसीआर रन करेंगे तो ये आपके पास एक फ्रेगमेंट बना है। ठीक है, ये आपके पास फ्रेगमेंट बना है, तो दूसरा फ्रेगमेंट आपके पास ये बन रहा होगा उसके अपोजिट। तो यहाँ पे आके आपके पास सैंपल में जहाँ पे ये DDATPs, यहाँ पे आपने इसमें DDATPs डाली है 1%, इसमें आपने DDCTP डाली है 1%। ठीक है, इसलिए इसको आप नाम देंगे A। इसमें आपने DDCTP डाली है यानी साइटोसिन डाली है, तो आप इसको नाम देंगे C। इसमें आपने डाई डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राईफास्फेट डाली है, तो इसको आप नाम देंगे G। और इसमें आपने डाई डीऑक्सी थायामिन ट्राईफास्फेट डाली है, तो इसको आप नाम देंगे T। ठीक है, तो डाली कितनी कितनी आपने, सब में 1% डाली है, 1% आपने डाली है, यूज़ की है। जैसे ही आपके पास ये वाला सैंपल जब ये फ्लास्क रन कर रही होगी ना इस पर, तो ये जब सैंपल आपके पास रन करेगा, यहाँ तक इतना फ्रेगमेंट बनेगा, तो यहाँ पे आपके पास ये सपोज यहाँ पे करके आपके पास जो है वो ये DDATP यहाँ पे आ गया, तो ये फ्रेगमेंट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रुक जाएगा, ज़ाहिर है उससे फर्दर कोई न्यूक्लियोटाइड वो ऐड ही नहीं कर सकेगा। अभी बताया क्यों नहीं ऐड कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ जाके स्टर बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसके अपोजिट, सपोज ये आपके पास अपोजिट चल रहा है, यहाँ से अब शुरू होगा। प्राइमर ऐड किए हैं ना आपने, एक यहाँ से फॉरवर्ड प्राइमर और एक ये रिवर्स प्राइमर। पीसीआर वाला मेथड जो है वो अपने जहन में रखें। यहाँ से अब ये चल रहा है, ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक आया। ठीक है, ये इतनी लेंथ का फ्रेगमेंट बना है, ये यहाँ तक लेंथ तक आया, और यहाँ पे आके आपके पास जो है वो DDTP आ गई, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रेगमेंट इतनी लेंथ का भी हो सकता है, ये फ्रेगमेंट आपके पास इतनी लेंथ का भी हो सकता है, इतनी का भी हो सकता है, इतनी का भी, और बिल्कुल इतनी का भी। कि पहले न्यूक्लियोटाइड के बाद ही आपके पास सैंपल में क्या आ गई, सपोज यहाँ पर DDCTP आ गई। ठीक है, तो यहीं पे आपके पास इतना फ्रेगमेंट ही बनेगा, रुक जाएगा नहीं। एक न्यूक्लियोटाइड का सिर्फ फ्रेगमेंट बना और ये रुक गया यहाँ पे, तो ये किस लिए आपने किया, छोटे छोटे डिफरेंट लेंथ के आपके पास क्या आ गए, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स, यहाँ पे आपके पास टुकड़े आ गए, किसके, सैंपल के, जिसमें आपने ये सारा कुछ डाल के पीसीआर में इसको रन करवाया था। अच्छा, ये आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड, 5, 10, 12, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ये DDATP, यहाँ आपके पास जहाँ पे DDCTP आया, इस सैंपल में अगर DDGTP आ गया, ये सैंपल रन किया आपने, तो यहाँ पे अगर DDTTP आ गया, तो यहाँ पे उसने उसको स्टॉप कर दिया। जितना भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, चाहे 12 था, 10 था, एक भी उसने अगर यहाँ पे आ गया तो यहीं पर स्टॉप कर दिया। ठीक है, इतना ही फ्रेगमेंट बना आपके पास, इतना बना, ये डिफरेंट लेंथ के आपके पास फ्रेगमेंट आ गए, छोटे बड़े। तो आपने एक ही जीन के बहुत सारे क्लोन्स तैयार कर लिए, लेकिन वो सेम साइज़ के नहीं
थे बल्कि क्या थे, छोटी बड़ी लेंथ के थे। और जो जितना जीन का फ्रेगमेंट छोटा होगा उतनी ज़्यादा आसानी होगी उसको सीक्वेंस करने में। अब करना है क्या, आगे हमने उस सैंपल को उठाना है। उठाने के बाद यहाँ पे मैंने दोबारा बनाया हुआ, ठीक है। ये सैंपल आपने, ये जीन का आपने पीस लिया, इसमें सारा अपना जो है वो जो भी आपने चीज़ें ऐड की थी, प्राइमर ऐड किया था, एंजाइम ऐड किया था, वो सारा कुछ डाला हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, ए वाले को उठाना है और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है ना, इसमें ले जाना है। ए वाले को उठाना है आपने, ए में पोर कर देना है। इसी तरह सी वाले को उठा के सैंपल को सी में पोर कर देना है। जी वाले को उठा के जी में और टी वाले को उठा के आपने टी में पोर कर देना है, ठीक है। सारे सैंपल को आपने आफ्टर पीसीआर जब इसकी एम्पलीफिकेशन हो जाएगी, आपने एम्पलीफाई होने के बाद ही तो उसके फ्रेगमेंट्स बने हैं छोटे बड़े। आपने अब उस सैंपल को उठा के किधर ले आना है, यहाँ पे वेल्स में डाल देना। वेल्स में डालने के बाद आपको पता अगला काम आपने क्या करना है, बैटरी लगानी है और बैटरी ऑन कर देनी है। बैटरी जैसे कि आप ऑन करेंगे, आपको पता है कि ये डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। शॉर्टर लेंथ वाले को ये इधर आ जाएगा, जिसकी ज़्यादा लेंथ होगी या ये जो बड़े सेगमेंट्स आपके पास फ्रेगमेंट्स बने हैं वो कहाँ पे होंगे, सैंपल के बिल्कुल करीब होंगे इस तरह से। और बाद में आपने इसको क्या करना है, इस तरह से मेम्ब्रेन पर डाल लेना अपने सैंपल को। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने चारों यानी आपके पास के जो चारों सैंपल थे इनको डिफरेंट कलर दे लेने हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी आइडेंटिफिकेशन हमने दो तरह से करनी होती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करके, यहाँ पर फ्लोरिसेंट डाई यूज़ करके। तो मैंने इन सबको डिफरेंट कलर दे दिए, ठीक है। यानी एडेनिन को मैंने ब्लू कलर दिया है, गवानीन को मैंने जो है वो ब्लैक कलर दिया, थायमिन को मैंने जो है वो आगे ग्रीन कलर दिया। अब आप इस तरह से इसका सीक्वेंस लिख लें। सबसे पहले आप शॉर्टर लेंथ वाले को देखेंगे, जो आपके पास यहाँ पे होगा, पॉजिटिव वाली साइड पे होगा ना। जो छोटी लेंथ वाले हैं या जो शॉर्टर लेंथ वाले हैं, कल भी हमने पढ़ा था, वो किस साइड पे होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। ये पॉजिटिव और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। सीक्वेंस आपने देखना है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आपने ये लिखने शुरू कर देने। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कौन सा है, सबसे पहले रेड वाला क्या है आपके पास, सी। उसके बाद आपके पास ग्रीन है, दैट इज़ टी। फिर आपके पास ये है ए, एंड देन आपके पास ये ब्लैक वाला जी। फिर आपके पास ग्रीन वाला लिख लें टी, फिर आप लिख लें ये रेड वाला लिख लें। पहले रेड वाला था, वैसे सी लिख लें, फिर टी लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से ए लिख लें, फिर आपने ये जी, फिर आपके पास टी, फिर आपके पास ए, फिर सी, फिर जी, फिर टी, फिर आपके पास ए, फिर आपके पास सी, फिर उसके बाद आपके पास अगेन जी, और फिर फाइनली एंड पे अगेन ए। तो ये आपने क्या किया है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको इस तरह से आप यहाँ पे सीक्वेंसेस को लिख लें, ठीक है। यहाँ पे लिख लें सी टी ए जी, सी टी ए जी, टी ए सी, जी टी ए सी, जी एंड ए, ठीक है। तो ये आपने क्या मालूम कर लिया, उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस मालूम कर लिए, ठीक है। अब ये सीक्वेंस मालूम करने का फ़ायदा क्या है, इस तरह से सीक्वेंस मालूम करके आप जीन्स को लेबॉर्ट्री में खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि स्पेसिफिक जीन के बनाने वाला ये सारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, जिनको मिलके वो स्पेसिफिक जीन जो था वो आपके पास बना, ठीक है। सबसे पहले आपको पता ना, जब हमने पीसीआर लगाया था तो पीसीआर में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना लिया था। अगर आपको भूल गया तो दोबारा रिमाइंड कर लें कि पीसीआर की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, यहाँ पर टॉपिक भी होगा पीसीआर वाला, मैं आपको दिखाती चलो। ये देखें, जो पीसीआर की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उसमें हमने सबसे पहले सैंपल में लिया ही क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था, ठीक है। यानी हमने डीएनए का कोई भी फ्रेगमेंट लिया था। तो यहाँ पे आपके पास आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस मालूम हो गया उस जीन के। इस तरह से आप जीन्स जब मालूम कर लेते हैं, सीक्वेंस मालूम कर लेते हैं, तो आप उसको लेबॉर्ट्री में उस पर्टिकुलर जीन को खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 2002 में वो बताता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम हुआ और वो इस तरह से ही बनाया गया। उसको ह्यूमन्स के जो सीक्वेंस थे जीन्स के, उनको फाइंड करते हुए हमने एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। 2002 में फाइनली वो पब्लिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स के हमने जो है वो जीन्स के सीक्वेंस फाइंड आउट करते हुए उनके अंदर मौजूद पर्टिकुलर जीन्स को जो था वो इस तरह से लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। तो ये सब काम या क्लोन्स जो हम बनाते हैं वो भी लेबॉर्ट्री में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हम यूज़ करके सीक्वेंस हमें मालूम होने चाहिए, तो हम पर्टिकुलर जीन कोई भी जो है वो उसको बना सकते हैं, ठीक है।
ये हमने आज का टॉपिक जो है वो पढ़ा है जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से कर लेना और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसमें से भी बना लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए उसने लिखा हुआ है कि अगर आपको इस तरह से डीएनए का सीक्वेंस मालूम हो या स्पेसिफिक जीनोम जीन्स का सीक्वेंस मालूम हो तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जीनोम जो है बना सकते हैं जब आपको उन जीन्स का सीक्वेंस जो है वो मालूम होगा। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे आपके पास बैक्टीरिया, यीस्ट है, वर्म्स, ड्रोसोफिला, प्लांट्स वगैरह हो गया, माउस, इवन ह्यूमन का भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने इसको प्रिपेयर किया था। और 2002 में भी बताया आपको कि ये फाइनली पब्लिश्ड हो चुका था। तो ये सारा काम हम इस तरह से जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं लैब के अंदर अगर हमें जीन का पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो मालूम हो। पर्टिकुलर सीक्वेंस मालूम किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने आपको सारा बताया, ठीक है। और पहले जो काम होते थे वो बहुत लेंथी होते थे कि किस तरह से, देखे ना, ये जो हमने सारा काम किया है, अगर कहीं यहाँ पे फॉल्ट आ जाए, लाइगेशन में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, वो प्रॉपर जुड़े ना, फिर उसके बाद हमने ये जो ये DDTPs जो डाली हैं ये प्रॉपर फंक्शन ना करेंगे, आगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में कोई एरर आ जाए, उसके बाद यहाँ पे ये काम करना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग और मुश्किल टास्क तो है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने इस फील्ड को बहुत ज़्यादा आसान बनाया। हमें ईजीली जो है वो हमें अगर जीन्स के ये सीक्वेंस मालूम हो तो हम ईजीली जो है वो उस जीन को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।